नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी की यात्रा पूरे देश में तो तहलका मचा रही है, जम्मू कश्मीर में और हंगामा हो रहा है। सोचिए आप, जम्मू में राहुल गांधी जाते हैं, बम फट जाते हैं। क्या ज़बरदस्त टेंशन होगी। जिस नौजवान ने अपने परिवार में कई लोगों को ऐसे हादसों में खोया है, जिसकी दादी की हत्या कर दी गई, जिसके पिता की हत्या कर दी गई, वो नौजवान हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल रहा है। पता नहीं कौन कौन उससे मिल जा रहा है, सबके गले मिल रहा है। ये जो राहुल गांधी का नया अवतार है, इसने देश की सारी राजनीति बदल के रख दी है। सारे भ्रम उतार दिए लोगों को, दिखा दिया कि वास्तव में एक नौजवान, एक नेता मोहब्बत की दुकान खोलने चला है देश में। जिस देश में पिछले कई सालों से नफरत का कारोबार हो रहा था, भाई भाई को लड़ाया जाता था, हिंदू मुसलमान के नाम पर दिन भर अंबानी के चैनल जहर बोते थे, दिन भर नफरत का कारोबार होता था, वहाँ राहुल गांधी का ये चलना एक ताजे हवा के झोंके की तरह है। लेकिन आज मैं राहुल गांधी की पूरी यात्रा के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कि वो कौन सा घर था जिसमें मैं रुका था और फिर राहुल गांधी भी उसी घर में गए। एक लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं एक दूसरे किस्से से आपकी बात की शुरुआत करता हूं, अपनी बात कहता हूं आपसे। कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास एक सज्जन का फोन आया। नाम था दिनेश महाजन, और यही वो सज्जन है जिनकी मैं आज आपको कहानी बताऊंगा, जिनके घर में राहुल गांधी रुके। इन सज्जन का फोन मेरे पास में आया और उन्होंने कहा कि मेरा नाम दिनेश महाजन है, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो आमतौर पे इस तरह जो एक लंबी रेंज हो गई है, मतलब आपके चाहने वालों की संख्या बहुत हो गई है, और हिंदुस्तान से बाहर भी कुछ लोग मेरा फ़ोन नंबर तलाशते हैं, कुछ ईमेल तलाशते हैं, हम उससे बात करते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, आप लोगों का प्यार है तो मैं हूँ। तो मैंने कहा जी नमस्कार, मैं बात कर सकता हूँ। तो हंसते हुए बोले, पहले मैं ये बताइए कि आपका नंबर मुझे कैसे मिला होगा? तो बात करने का स्टाइल मुझे अच्छा लगा दिनेश जी का। तो मैंने कहा कि ये सर, मैं तो इस बारे में क्या बताऊँ, मेरे किसी परिचित से, दोस्त से लिया होगा। तो दिनेश जी कहते कि मैं महीनों से आपको सुनता हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे आइडिया लगाना मुश्किल है, लेकिन आप बताइए। बोले, मैं महीनों से आपको सुनता आया हूँ और मेरे को दीवानगी हो गई आपकी बात करने की स्टाइल की। इतने हिम्मत के साथ आप मोहब्बत की, प्यार की बातें करते हैं, और बेसिकली मुझे शेर व शायरी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप बोले। मैं कहता सर धन्यवाद, आपने मुझे हौसला बढ़ाया। फिर वो लंबी बात करने लगे। तो मुझे थोड़ी असहज हुआ, मुझे, क्योंकि समय कम होता है, लंबी बात होती है। फिर उनको लगा कि मैं शायद जो हूँ असहज तो हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन आपको ये ना लगे मैं खाली हूँ, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि मेरे काफ़ी ईश्वर की कृपा से मैं काफ़ी इस्टब्लिश इंसान हूँ। मेरे कई होटल हैं, स्कूल हैं, बड़ा कारोबार है। और उन्होंने बताया, अपनी संपत्ति के बारे में बताया जो करोड़ों में थी। और ये बोले कि मैं 72 साल का हूँ, बेटी दामाद विदेश में हैं, बच्चे बाहर हैं, बिल्कुल सेटल्ड हूँ, और आपकी वजह से रोज़ मेरे घर में लड़ाई होती है। मैं कहा वो कैसे? बोले, मेरी पत्नी जो है वो मोदी जी की बड़ी भक्त है, और आप कुछ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो उसको लगता है आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और जब मैं लगाता हूँ तो वो कहती है कि तुम दिन भर क्यों संजय शर्मा को सुनते रहते हो। ये मेरा उनसे पहला संवाद था। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा घर पे मेरी बातों से तनाव पैदा मत करिए, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकारों की तानाशाही के खिलाफ हूँ। मैं कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे ही बोलता था जब कांग्रेस हुकूमत में थी। और मैंने कहा सर, मेरा मानना ये है कि पत्रकार को सत्ता से सवाल करना चाहिए, इसीलिए मैं सरकार से, सत्ता से सवाल करता हूँ। 2014 से पहले मैं कांग्रेस से सवाल किया करता था। बोले ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे घर की परिस्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर वो बात आई गई हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपका नंबर इसलिए लिया, ऐसे लिया, मैंने फेसबुक पे लिखा, और उन्होंने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा कि कोई 4 PM वाले संजय शर्मा को जानते हो क्या? बोले, मैंने लगातार कई दिन ये लिखा फेसबुक पे। फिर घूमते घूमते मेरे को एक सज्जन ने कहा कि ये संजय शर्मा का नंबर है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मुझ तक पहुँचने के लिए महाजन जी ने ये बात कही। फिर मुझसे बोले मेरी उम्र 72 साल से ज़्यादा है, उम्र के काफ़ी पड़ाव मैंने महसूस किए हैं, देखे हैं, महसूस किए हैं। और पठानकोट में मैं हर साल एक बड़ा मुशायरा कराता हूँ। दुनिया के बड़े से बड़े शायरों ने बताया, साहिर लुधियानवी से लेकर तमाम शायर बताए उन्होंने
कि वो मेरे आते हैं, रुकते हैं, यहाँ का प्यार वाला संदेशा मुशायरा करता हूँ। और बहुत शौकीन आदमी, कवि हैं वो, लिखते भी हैं, नज़्म सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली गया, मैंने ट्वीट किया, बारिश हो रही थी कि आज दिल्ली का मौसम ऐसा है। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप दिल्ली में हैं। मैं कहा जी मैं दिल्ली में हूँ। बोले मेरा भी एक होटल यहाँ दिल्ली में, आज रात का खाना हम लोग साथ साथ खाते हैं। तो मैंने कहा चलिए हम लोग मिलते हैं। तो रात को उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जगह ले जाकर डिनर कराया। अगले दिन सुबह मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, मैं 3 दिन छुट्टी मनाने गया था। तो मुझसे बोलते हैं अगले दिन कि संजय जी एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए महाजन जी। बोले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पठानकोट चलिए। अब मैं चौंका, उनकी उम्र देखी मैंने, मेरा मन नहीं किया मना करूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा सर मैं एकदम अचानक पठानकोट। बोले बस मेरा बहुत मन है कि आप पठानकोट चलिए, मेरे घर चलिए। वो जो प्यार था, एक बुजुर्ग आदमी का मेरे प्रति प्यार था, मैं मना नहीं कर पाया। मैंने भी हंस दिया, मगर चलिए। उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी निकाली और लगभग 10 घंटे का सफ़र अकेले उन्होंने गाड़ी चला के पूरा किया। बीच में एक चाय की दुकान पे मुश्किल से 10 मिनट रुके। तो मैं बड़ा हैरान था उनकी उम्र देखकर, उनकी कार चलाने की क्षमता को देखकर। हम लोग पठानकोट पहुंचे। अब मैं उस घर की बात करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे से लेकर बड़े तक बहुत घर देखे हैं, आलीशान घर देखे हैं, छोटे घर देखे हैं, रहा हूँ छोटे घरों में। लेकिन दिनेश महाजन जी का जो घर है, ये सच में ये मोहब्बत का घर है। बहुत खूबसूरत, बहुत मन के साथ बनाया है। अब मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ जिसमें राहुल गांधी खड़े हैं, यही वो घर है। इसके बराबर में एक बहुत बड़ा प्लॉट उनका है और थोड़ी दूर जाके एक नदी है, बहुत अच्छी सी। नदी के किनारे उनका एक रिजॉर्ट है, होटल है। हमने इस नदी के किनारे बैठ के उनसे खूब बातें करी, उनकी नज़्म सुनी, उनकी कविताएं सुनी, और वहाँ बैठ के हमने कई वीडियो भी बनाए उस नदी के किनारे। बड़ा अच्छा लगता है वो होटल है। तो जब जम्मू में यात्रा गई, पुराना कांग्रेस परिवार से उनका ताल्लुक़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई मुख्यमंत्री उनके दोस्त रहे हैं और कांग्रेस के बड़े बुजुर्ग नेता उनके घर पे आते जाते रहे हैं। उनकी पीढ़ी ने आज़ादी का वो दौर देखा है, आज़ादी के आंदोलन का दौर देखा है। और जब मैं रुका तो अगले दिन वो उनके कॉलेज में, उन्होंने एक कॉलेज में कार्यक्रम रखा और कहा कि आज संजय शर्मा आए हैं, ये आपको बोलेंगे। सारे टीचर्स इकट्ठे थे। मेरा वहाँ पे थोड़ी देर का भाषण हुआ। मैंने बताया कि देश क्या चल रहा है और टीचर का कितना महत्व है। मैं 2 या 3 दिन उनके पास रखा और मुझे शायद ज़िंदगी में इतना प्यार बहुत कम जगह मिला। तो मैं आज वीडियो बोलने का मकसद ये था कि जब जम्मू में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने वाली थी, तो जो जगह का चयन हुआ, तो दिनेश महाजन जी के घर के पास में जो प्लॉट था, उसमें राहुल गांधी के काफ़िले, जो उनके कंटेनर हैं, वो लोग वहाँ पे रुके। राहुल गांधी उनके घर पे आए और फिर एक लंबा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ उनसे, पत्नी से, बच्चों से। और राहुल गांधी को जब उन्होंने बताया कि उनकी कितनी पीढ़ियाँ जुड़ी रही हैं कांग्रेस से, देश के जिस हालत पे, जिस मंथन पे चल रहा है, उस पर राहुल गांधी की बात करी। फिर उन्होंने मुझे राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले मुझे बताया था कि आप फ्री है तो आप भी आ जाइए, हम और राहुल जी आएंगे, हम और आप राहुल जी के साथ चाय पीते हैं। लेकिन मैं किसी और कार्यक्रम में ज़्यादा व्यस्त था तो मैं जा नहीं पाया। मैंने कहा कि मुझे यकीन है राहुल गांधी जब आपसे मिलेंगे तो आपके उतने दीवाने हो जाएंगे जितना मैं हो गया हूँ। और वाकई ऐसा हुआ कि राहुल गांधी मिलने के बाद बहुत उनसे फिर फ़ोन पे भी संवाद हुआ तमाम नेताओं का। तो मैंने ये सोचा कि ये वो घर है, वो उस घर में मोहब्बत की खुशबू बसती है। इस उम्र में एक आदमी जो इंटर कॉलेज चला रहा है, डिग्री वहाँ पे कई कॉलेज चला रहा है, होटल चला रहा है, शेर व शायरी कर रहा है, समाज में मोहब्बत की बातें करता है। तो मैंने सोचा आज मैं सीधे उनके पास लेके चलता हूँ और पूछता हूँ राहुल गांधी आए तो क्या क्या बातचीत हुई। तो जो बातचीत हुई, लीजिए सुनिए, मैं दिनेश महाजन जी की बात आपको लेके चलता हूँ। मेरे साथ जुड़ गए हैं दिनेश महाजन जी, जिनके बारे में आपको बता रहा था। एक बेहतरीन शख्स, इस उम्र में जो इंसान कविता पढ़ता है, सैर करता है, जिंदगी की जो प्यार भरी बातें हैं उनको करता है। मैं राहुल गांधी के बारे में बाद में आऊंगा, पहले मैं इनसे इनकी जिंदगी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। दिनेश जी, मैं आपसे आने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि किस तरह आपकी मुझसे मुलाकात हुई। आपने किस तरह फेसबुक पे लिखा कि 4 PM वाले संजय शर्मा। आप बताइए, आपके मुंह से अच्छा लगेगा मुझे सुन के, किस तरह आपने मुझे ढूंढा कैसे, आपने ढूंढा कैसे मुझे। ऐसा है, जब यूपी के इलेक्शन चल रहे थे ना, तो उन दिनों में मैं तंग आ चुका था। ये जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं आप, उससे तंग आ चुका था। तो मैंने वो चैनल कटवा दिए, अपना बिल्कुल वो कर दिया, और मैं सोशल मीडिया देखना शुरू किया यूट्यूब पे। तो घूमते घूमते वो आपका चैनल निकल आया, 4 PM। मेरे को नहीं पता था तब तक।
तो मेरे को इतना इंटरेस्ट हो गया, भी मैं 4 PM का एक वो एडिक्ट बन गया। तो वो एडिक्शन इतनी हो गई, भी मेरे घर में लड़ाई शुरू हो गई। मेरी वाइफ मेरे को कहती है, भी आप दिन को सुबह उठते हैं तो 4 PM रात को आते हैं, 4 PM उनका कोई चैनल, उनका कोई शो भी होता था, मैं उसको बंद करके मैं 4 PM सुनता था। क्योंकि आपके यहाँ जो आपके पैनल थे ना, पैनल पे जो लोग आते थे, जैसे वानखेड़े जी हैं, या वो आप बादल जी हैं, या जो भी, जब यार मेरे को नाम याद आते जाएंगे तो मैं आपको, गर्ग साहब थे, वो भी आते थे आपके ये, कई सारे लोग आते रहे, अलग अलग लोग आते रहते थे। और फिर वो जो भी थे, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, और मैं घंटा घंटा कभी लुटियंस अड्डा, कभी ये वो सारे आपकी स्पीचेस सुनता, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे को लगा मैं किसी दिन आपसे बातचीत करूं, तो मेरे को कोई ढंग, आपका कहीं फोन नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने 1-2 बार चैट में नंबर डाला भी कि आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाता, नहीं। फिर मेरे एक मित्र थे वहां पे, मैंने उनको कहा भी, मैंने अपनी फेसबुक पे उनको डाला, भाई भैया तुम लोग लखनऊ वालों से मैं बात करता हूँ, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर 4 PM वाले संजय शर्मा जी का किसी के पास नंबर हो तो वो बताना। तो इमीडिएटली मेरे को ना दूसरे दिन 3 आदमियों के मैसेज आ गए, उन्होंने आपका नंबर दे दिया। मैंने 2 बार ट्राई किया, तो आप हो सकता है उस वक्त प्रोग्राम में हो, लेकिन तीसरी ट्राई पे आपने उठा लिया। और फिर वो गुफ्तगू जो है वो ऐसे लगी भी जैसे हम आपस में बैठ के कर रहे हैं। तो मैंने आखिर आपको कहते हैं, हमने नाकामियों को पा ही लिया, आखिर अश कामयाब होना था। क्या ये बात। मैं अपने दर्शकों को यही बता रहा था कि किस तरह मैं, आप दिल्ली में आप मुझसे मिले, और मैं हैरान था। उम्र कितनी हो गई दिनेश जी? में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उम्र को लेकर आपकी। ऐसा है, मेरी उम्र मैं तो अपने आप को अभी यंग ही कहता हूँ, आप लेकिन है भी हैं। 72 प्लस हाँ, हूँ यही मैं। मैं सही कहा। मैं अब मैं हैरान हुआ था दिनेश जी कि जिस तरह आपने मुझसे दिल्ली सुबह-सुबह दिल्ली में कहा कि मन है पठानकोट चलो, और 9-10 घंटे आप लगातार गाड़ी, वो तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करता चाय पीने की, तो आप रोकते भी नहीं हो, गाड़ी लगातार 10 घंटे तक अपनी मर्सिडीज चला के पहुँचे। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों को, बहुत मज़ेदार बात, कि जब मैं घर से पहुँचने से पहले जो दिनेश जी का, जो मैंने अभी आपको कुछ फ़ोटो दिखाए थे इनके होटल की, पठानकोट की, तो पहले मैं वहाँ रुका। तो जब रुका तो दिनेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, जो पक्की मतलब विरोध करती हैं, जो मोदी जी की बहुत प्रशंसक हैं, कि शाम को चाय पीने चलते हैं। तो भाभी जी और दिनेश जी दोनों वहाँ पहुँचे और मैं सामने बैठा हुआ था। अब वो, चूँकि आप जब टीवी पे चेहरा देखते हैं, वो सामने अचानक बैठा हो, तो अंदाज़ा नहीं लगता। थोड़ा अंधेरा भी था, जानबूझ के शायद दिनेश जी ने अंधेरा भी कर रखा था। तो दिनेश जी बड़े मुस्कुराते हुए पूछते हैं भाभी जी से कि इनकी भाई साहब जो हैं, ये आर्किटेक्ट है, दिल्ली से आए हैं अपना होटल देखने के लिए। इनकी शक्ल कुछ-कुछ संजय शर्मा से नहीं मिलती है? तो भाभी जी ने देखा, बोले कि थोड़ा-थोड़ा लगती है, लेकिन ये तो बात करने में इतने अच्छे हैं, और संजय शर्मा कहाँ, सुनते रहते हैं। मैं कहा, भाभी कौन संजय शर्मा? तो भाभी जी कहती हैं, अरे ये इनको पता नहीं क्या हो गया है, दिन भर वो सुनते रहते हैं, और वो बहुत फालतू-फालतू बात बोलता है, जैसे रवीश बोलते हैं, ऐसी वो फालतू बात बोलता रहता है। और हम लोग बड़ा सीरियस मुँह करके दिनेश जी के सामने कम से कम 7-8 मिनट भाभी जी ने संजय शर्मा की कस के बुराई करी, कि बिल्कुल काम की बात नहीं करते, बिल्कुल। उसके 10 मिनट बाद दिनेश जी ने लाइट लगाई और फिर मेरा दिखाया वीडियो, देखो ये वीडियो में जो बोल रहे हैं वो है या नहीं है। वो भाभी बेचारी बहुत असहज हुई और हम लोग बहुत हँसे। फिर भाभी को बड़ा उनको अजीब-सा लगा। तो मैंने हँसा, मैं कहा, भाभी कोई नहीं है, आप मेरे परिवार की जैसी, मैं आपके घर आया हूँ। और अगले दिन फिर भाभी ने बहुत शानदार लंच कराया मेरे को, और उसके बाद तक, जब तक मैं आया, तो थोड़ा-थोड़ा वो उसके मन में परेशानी थी, लेकिन इतनी अच्छी हैं, जितने अच्छे दिनेश जी हैं, उतनी अच्छी वो हैं। और दिनेश जी बहुत अच्छे, उम्दा किस्म की शायरी को पसंद करने वाले। दिनेश जी, पठानकोट में आप कितने सालों से मुशायरा कराते आए हैं? मैं ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे एक अंजुमन दोस्त अदब संस्था चल रही थी, वो 60 से 66 या 65 से, लेकिन मैं उसके साथ जब जुड़ा तो 72 या 73 में मैं उसके साथ जुड़ा, और उसके बाद फिर जुड़ता ही चला गया, क्योंकि मेरा बाकी जितने थे पहले, वो सारे शायरी को पसंद तो करते थे, लेकिन शायरी में बंधे नहीं थे। तो मेरे पास पता नहीं कैसे मेरे को याद आती थी, तो मैं शायरी उन दिनों में नोट करते रहते थे, याद हो जाती थी। तो फिर उसके बाद वो अंजुमन दोस्तान अदब का फिर रेगुलरली एवरी ईयर हमने मुशायरा पठानकोट में किया। इस पिछले साल 2021 में तो मैंने अपने जन्मदिन के बाद 30 सितंबर थी, तो मेरा जन्मदिन था 26 सितंबर को। तो मैंने वैसे ही कहा, यार क्यों ना एक मुशायरा किया जाए, कितनी देर से लोग कोविड में परेशान है, कोई आया नहीं, बाहर नहीं आया।
तो मैंने जस्ट एक दो अपने दोस्तों को टेलीफोन किया और बस इमीडिएटली रामपुर से ताहिर फराज भी आ गए, वो आपके लखनऊ से हसन काजमी आ गए, फिर वो शबीना अदीब हैं वो आ गई, जौहर कानपुरी आ गए। और इसके बीच में एक और मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। अभी मेरे को अभी एकदम से ना मेरा नाम उतर गया अभी मेरे, तो उनका एक्चुअली टेलीफोन आया था, मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आपका एजाज में हम मुशायरा करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मुशायरा अरेंज हो गया। तो करना क्या था, वो सारे तो एक बार फिर से रिवाइवल हो गया कोविड के बाद। तो ऐसी चीजें चलती दिनेश जी, जिंदगी में आपने मुशायरे की जब शुरुआत हुई तो वो शायर जिनका दुनिया में नाम है वो आए थे। जरा थोड़ा सा हम राहुल गांधी के बाद में पहुंचेंगे, उससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में वो बताइए जो बड़े शायर, दुनिया भर के चर्चित शायर आए, फिर वो अस्पताल वाला किस्सा, जरा थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताइए। आपको बताता, ऐसा है भाई, ऐसे तो सारे ही शायर, जैसे जहाँ हमारे यहाँ तो हर शायर आ चुका है, लेकिन मेरी खास जो थी, अली सरदार जाफरी भी यहीं यहीं आए, यहाँ आए, बशीर बद्र कई बार आए, राहत इंदौरी हमारे खास मित्रों में थे, शहर यार हमारे यहाँ थे, और कैफी आजमी साहब का नाम तो बड़ा था लेकिन कभी आए नहीं थे। तो मैंने उठाया टेलीफोन, कोई कहने लगा भी ये नहीं आते नहीं, मैंने उनको टेलीफोन किया। तो उस वक्त वो शांति निकेतन में, ये 92 की बात है, 1992 की, तो मैंने उनको टेलीफोन किया, वो शांति निकेतन से बोले, कहते मैंने कहा कैफी साहब आप पठानकोट नहीं आए कभी? कहता ये तो बड़ी गलत बात आपने की, आप पठानकोट वालों ने तो कभी बुलाया ही नहीं हमें। तो मैं क्या ही ऐसा, चलो मेरा आप ये एक इनविटेशन स्वीकार कीजिए। तो कहने लगे भी ठीक है, मैं कलकत्ता से कैसे आना है, मैं ये करके वो करके, उन्होंने कहा। मैंने कहा जी हमारी संस्था थोड़ी गरीब है, देखो हर आदमी कहता है, जैसे आप भी हर वक्त कहते हैं हमें मदद करो, तो हमारी संस्था तो हम लोगों ने अपने जितने मेंबर्स हैं वही चलाते थे, तो हमारी संस्था गरीब है, तो हम आपको मैंने रकम कही, एक रकम आपको नजराने के तौर पे देंगे, तो बाकी उससे ज्यादा हम दुआएं दे सकते हैं, तो आप यहीं से अंदाजा लगा दें। फिर उसके बाद उनका जवाब ये था भी आपको देखिए ऐसा, दिनेश ऐसे बोला, दिनेश जी आपको कुछ तो इजाफा करना पड़ेगा। मैं कहा जब हुक्म कीजिए। कहते हैं फिर दुआओं में इजाफा कर दो, पैसे में तो देखिए उनकी शख्सियत का वही पहलू जो है वो मेरे को खींच के ले आया। और वो एकदम जब पठानकोट में आए तो उनके साथ उनकी मिसेज शौकत आजमी, जिनको हम शौकत आपा कहते थे, और पहली मीटिंग में एक उनका जो साथी था गोपाल, तो वो भी साथ था। तो वो आए और पता नहीं क्या हुआ भी, वो मुशायरा भी ऐसा हिट हुआ कि उस दिन बरसात, मूसलाधार बरसात थी और ओपन में मुशायरा था और कोई आदमी उठ नहीं रहा था और सारे उनको सुन रहे थे, मतलब पूरा मुशायरा। तो लोग उसका एक हेडिंग जो पंजाबी ट्रिब्यून में हेडिंग आया, उसमें लिखा था मी और मोह नाल भिजया होया मुशायरा, मतलब बारिश और मोह प्यार के साथ भीगा हुआ मुशायरा देखा गया। और इस मुशायरे की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हुई, सभी सर्कल्स में। बहुत अच्छा। दिनेश जी प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कहें। बात खत्म करने से पहले, क्योंकि ये चर्चा इसलिए कैफी साहब का नाम आता है तो मेरे से लाइन टूटती नहीं। तो उन्होंने फिर उसके बाद जाने के बाद मेरे को, वो इप्टा के चेयरमैन बन गए, तो उन्होंने एक खत लिखा था मेरे को, और खत के नीचे एक शेर लिख दिया भाई, प्यार की शम्मा जल उठी तुंद हवा की ओट में, दिनेश जी जो मिल गए मुझको पठानकोट में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये शेर उन्होंने लिखा और मैं सोचा भी ऐसे चलो जॉट किया है, लेकिन उसके बाद हमने एक बार जश्न कैफी मनाया तो तब उन्होंने स्टेज से पहला शेर ये बोला। तो फिर घबराओ मत, दिनेश किसी फर्द का नाम नहीं कह रहा, दिनेश मेरे बेटे जैसा है। हमारा एक बेटा पार्टीशन से पहले फौत हो गया था बीमारी की वजह से, और हमारे पास इतना इलाज का खर्च नहीं था, लेकिन जब से ये मिला है तब से मेरे को लगता है कि ये मेरा बेटा वो मिल गया। तो अब आप इस बात को मैं आता हूँ, एक बेटा और आया आपके घर पे जिसने आपको अंकल कहा और जिसका नाम राहुल गांधी था, राहुल गांधी है, और वो भी उसी तरह प्यार की एक मशाल जलाने निकला है देश में। हजारों किलोमीटर सफर करके जम्मू पहुंचते हैं
और आपके घर पहुँचते हैं। मुझे इस यात्रा में कोई सीन नज़र नहीं आया, याद नहीं आ रहा, हो सकता है गए हों, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के किसी के घर में इतनी तस्वीरें मैंने देखी हो, राहुल गांधी ने इतना समय किसी के साथ गुज़ारा हो। राहुल गांधी कैसे आए आपके घर में? मतलब क्या अचानक आपके पड़ोस में उनके सारे कंटेनर रुके, आपके घर में वो ऐसा था, उनके ठहरने के इंतजाम के लिए मैंने भी उनको एक यात्रा के साथ तो मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ था, तो मैंने एक ऑफर भेजी हुई थी। लेकिन हो सकता है उस ऑफर से या कैसे उन्होंने लोकल तौर पे मेरे बारे में पता किया होगा। फिर मेरे को दिन टेलीफोन आया और हमारा लोकल जो भूतपूर्व एमएलए इस बार नहीं जीत सके, अमित विज, वो मेरे बच्चों की तरह है। तो नेचुरली वो कंट्रोल वो कर रहा था, वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस का इस वक्त ट्रेनर है। तो उससे जब पूछा होगा या उसने उनको सजेस्ट किया होगा तो पता नहीं क्या हुआ, वो मेरी जगह उन्होंने सिलेक्ट किया। आपने तो देखा ही है मेरे घर के बिल्कुल मतलब दीवार के प्रति पसे दीवार कहते हैं ना, पसे दीवार वो ग्राउंड है कोई 9 एकड़ के करीब। तो वहां पे वो उन्होंने सिलेक्ट कर ली। अब तब तक कोई मेरे को ये नहीं था भी मेरे घर का भी उनका प्रोग्राम है। वो कंटेनर्स आए, सारा कुछ, वो 5-6 दिन मैं ही मेरे घर में एक किस्म का उनका सारा सेटअप बना रहा। उनकी जो टीम थी, जो फोटोग्राफर थे, दूसरे अगली टीम सारे तो बैठे। तो फिर क्या हुआ, रात को जब वो आ चुके थे तो रात को 9:30 बजे के करीब वो जो उनकी वो टीम है, फोटोग्राफी टीम, जिसको सोशल मीडिया टीम कहते हैं, तो उसमें एक बेटी है, उसका नाम है शाहीन, और उसका एक सुजॉय जॉयस, दूसरा उसका जॉय, वो 2 आदमी थे। तो वो मेरे पास आए, अंकल एक मिनट बाहर आइए। हम ऑफिस में काफी बंदे बैठे थे, तो मेरे को तब तक वो कह रहे थे मेरे वो बेटा ही है मेरा एमएलए, जो एक्स एमएलए, बेटे की तरह ही, मतलब बेटे से भी बढ़ के ही है। तो वो मैंने उसने मेरे को कहा भाई मेरा ख्याल है राहुल जी को मैं ना आपके घर में हम वो कॉन्फ्रेंस जो करते हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं, तो यहाँ कर दें। तो इतनी देर में वो लड़की आई और मेरे को बाहर लेके गई, अंकल हम यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर ली है जगह, तो अगर कर ले। मैं क्या यार, मेरे को और क्या चाहिए, मेरे घर में, मेरे आंगन में, वैसे ही मेरे आंगन में है, लेकिन ये तो मेरा बिल्कुल घर वाला आंगन हो गया ना। तो मैं क्या बिल्कुल ठीक है। तो मैं सुबह 5 बजे जब उठा, हाँ मेरे पास ये था, तो मेरे पास ऐसा इंतजाम था, मैंने उसी वक्त फिर उसका ना 2 पोस्टर डिजाइन किए और उसका नाम मैंने कहा मोहब्बत। एक्चुअली ये कहते हैं ना अभी, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो नफरत के बाजार में मैं कहा ये दुकान तो बन नहीं सकती। पहले मैंने सोचा नफरत के बाजार में मैं कहूँ मोहब्बत का मकान लिखता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया मकान लफ्ज, मेरे को कुछ ना पंजाबी में मकान एक ऐसा आता है जिसको जब हम किसी के जब जाते हैं ना उसमें शमशान में, तो पंजाबी में कहते हैं मकान, किसी की मकाने चल रहे हैं। तो मैंने उसको ना इसलिए काट के उसको रखा मोहब्बत का घर, और रातों रात बन के वो मेरे पास आगे पेस्ट मैंने कर दिए। तो सुबह मैं जब उठा 5 बजे, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो बाहर निकला तो वहां पे तो सारे अपने कैमरे शैमरे फिट करके वो बेटी जो है वो लगे हुए थे। तो फिर मेरे को हो गया भी वो आएंगे। तो मेरे को सारे वो यही कह रहे थे कि वो आएंगे तो बस 10 मिनट वो वहां उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, 1 घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए, और उसके बाद एक फैमिली फोटोग्राफ होगी फैमिली के साथ, तो वो बातचीत नहीं करेंगे और उसी वक्त चले जाएंगे। देन इवन द पुलिस वाज, आईजी साहब भी आए हुए थे, वो एसएसपी सारे उनकी जो टीम के कैड थे वो भी यहीं बैठे थे। इवन मेरा जिस दफ्तर में मैं बैठा हूँ, तो इसको भी उन्होंने फिर वो वॉशरूम के लिए इसको सील सूल कर दिया, सारा कुछ भी ये यूज करेगा, बिल्कुल सामने मेरे, बिल्कुल यही। हाँ देखा है मैंने, देखा, मैं तो रहा हूँ। तो जब वो आए तो आते उन्होंने वो दोनों बोर्ड पड़े मोहब्बत का घर, तो वो मुस्कुराते हुए आए। तो हम थोड़े थोड़े पीछे थे, तो हमें सिक्योरिटी वालों, बट एक्चुअली मैं चाहता हूँ इसकी सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये भावी प्रधानमंत्री है। तो मेरे लिए तो मैं फूला ना समाना, यही कहते हैं ना भी, जो एक मेरा जो फेवरेट लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, और मैं एक वाहिद शख्स होऊंगा जिसने जवाहरलाल नेहरू जी को देखा है, और इंदिरा गांधी जी से बड़ी बार मिला हूँ, और राजीव गांधी जी को मैं ऐसे मिला हूँ जैसे
कोई कहे, और फिर सोनिया जी के साथ कई बार मिला। तो ये उनका पोता और आने वाला भावी प्रधानमंत्री मेरे घर में आ रहा है, तो मैं तो एक्चुअली स्पेल बाउंड, लफ्ज जो कहते हैं ना वो था। तो वो आए, वो अपना वो करते रहे, और हमें सबको इजाजत नहीं थी किसी तरफ मूवमेंट की, एक्सेप्ट फॉर मी, मैं अपने घर में। इवन उनकी कॉफी भी जो बन के आई वो मेरी किचन में, उनका ही आदमी जो शेफ उनके साथ चलता है वो मेरी किचन में ही बना रहा था। हालांकि वो मेरे दोनों आदमी, आप जानते हैं जोधा और सुभाष जो थे, बड़ा बढ़िया खाना खिलाया था उन्होंने मुझे। वो उन्हीं के गांव के आसपास का था, वो उनकी दोस्ती आपस में होगी मुझसे पहले। तो फिर वो जब जाने लगे, तो ये मैं थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा चेंज करके ना, इसका रुख ये दिखाता हूँ। एकदम ठीक है सर। ये देखिए मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है ना, इसके ऊपर क्रॉस, एक चकोर सा खाना बना हुआ है। तो ये मैंने अपने तौर पे कैलकुलेट करके रखा हुआ था भी राहुल गांधी जी कहते हैं भी किसान को बहुत चलना पड़ता है, वो मार्केट में जाता है, बीज खरीदता है, ये करता है। मैं वो सोच के रखा था भी, मैंने कैलकुलेट करके रखा था भी कितना एक किसान 1 एकड़ में चलता कितना, क्योंकि मैं खुद हल चलाने वाला बंदा हूं, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं, मेरे को पता है कैसे जिसके पास। तो वो फिर जब आए हमारे पास तो सबको यही था भी आपने बस ऐसे खड़े रहना और उनके साथ फोटो। तो वो मेरे पास जब आए तो फिर मैंने कहा एक बार काबू आ गए हैं तो फिर उनसे फिर जो बात करनी है, तो फिर वो बात का सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये भी उसमें एक पार्ट बना। अच्छा। मैंने कहा एक तो आपसे बात, मैंने उनके पिताजी से बात शुरू की, सोनिया जी से शुरू की, और क्योंकि मैंने सारी रैलियां इनकी ऑर्गेनाइज की हुई थी, तो अब मैं थ्रू एंड थ्रू, मैं देखिए मैं किसी को ये नहीं कहता आई एम ए कांग्रेसमैन, और मैं उस कांग्रेस को बिलीव करता हूं जो गांधी की कांग्रेस है, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है, मौलाना आजाद की कांग्रेस है, तो मैं उस कांग्रेस को बिलीव करता हूं, और आज तक मैं जिंदगी में मेरा वो आइडियोलॉजी मेरी वो है, तो कोई चेंज नहीं। तो बस क्या था भाई, उसके फिर पता नहीं कहां से आप जैसे लोगों की वजह से वो सरस्वती मेरी भी जुबान पे उस दिन आ गई, तो जो बोलना शुरू हुआ तो पहले तो मैंने उनको एक बात, शेर सुना दिया आते ही। कौन सा? इंसिडेंटली वो मेरा अपना लिखा हुआ शेर था, और मेरे को बड़ी देर के बाद मेरे को, मैंने 30 साल पहले वो शेर लिखा था, हालांकि अब मैं शेर लिखता नहीं, लेकिन वो मेरी गजल का पहला उसका शेर ही ऐसा था कि हम पर करम हुए हैं यूं परवरदिगार के, वो खुद ही चल के आ गए घर खाक सार के। तो वो बड़ा ये शेर ऐसा था, उनको सीधे, मेरा नहीं ख्याल उनको पोइट्री में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, लेकिन वो बहुत इस पे मुस्कुराने लगे, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर मैंने उनको कहा भी आप देखिए एक चीज मैं आपकी करेक्शन करना चाहता हूँ। कहते बताइए। मैं क्या, आप जब भी बोलते हैं तो जब कहते हैं भी पहले हम चले फिर आहिस्ते आहिस्ते हम आगे बढ़े, तो मैं क्या आप आगे से ना आहिस्ते आहिस्ते मत बोला करें, आहिस्ता आहिस्ता बोला कीजिए, क्योंकि लफ्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। कहते हाँ ये मेरे को किसी ने पहले भी बताया था, पर अब मैं ख्याल रखूंगा। और फिर मैंने फिर ये उसकी बात बताई, फिर मैंने देखो एक्से कैलकुलेट किया है भी 1 एकड़ में 220 फुट और 198 फुट का, 220 फुट लंबा और 198 फीट चौड़ा जो है वो एकड़ का साइज है। और जब खेत में जो मैं कहा 80% जो किसान हैं वो 1 एकड़ से 2-2.5 एकड़ तक के हैं, बाकी तो ट्रैक्टर वाले जो हैं वो बड़ा 10 से 15% है, बाकी सारे छोटे किसान हैं। और छोटा किसान है वो उसका हल है, वो हल जब चलाता है तो 180 फुट 198 फुट वो चलता है, और अगर मैं उसको 2.5 फुट का चौड़ा भी गिनूं उसके हल के फाले को, तो वो 88 बार वो चलता है, 198 फुट, तो वो बनते हैं 5808 गज बनते हैं, जो 5310 मीटर, इतने मतलब 5 किलोमीटर 5.3 किलोमीटर वो 1 एकड़ को जोतने में इतना चल देता है एक दिन में। ठीक बात है। वो उसी को दूसरी तरफ से जब चलता है तो इतना ही और चलता है, फिर उसको फिर वो जब बीज डालता है तो ऐसे छठा। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन बता दी आपने उनको, क्या बोला? मैंने वो फिर उनके टीम ने मेरे इसकी फोटो भी खींच के ले गए, और उन्होंने फिर मेरे को किसी ने बाद में बताया कि उन्होंने वहां पे भी वो कोट, मेरा नाम तो नहीं कोट किया, लेकिन उन्होंने फिर इस बार कहा भी जमीन के अंदर ही वो हल जोतते हुए कितने किलोमीटर चलता है। राहुल जी ने आपसे आपके बारे में क्या क्या पूछा?
फिर मेरे से मैं, उन्होंने क्या पूछना था, मेरे में तो हिम्मत थी, मैं अपना ही आप खुद ही जैसे आपको बता रहा, मैंने उनको बताना शुरू कर दिया। और फिर मेरे को पता था भी जहां मैं रुका इन्होंने रोक के चले जाना, तो मैं रुका ही नहीं। तो वो तो फिर वो कहने लगे अंकल अब आपके साथ तो एक अलग से फोटो, पहले फोटोग्राफ हो गई थी, तो अंकल अब आपके साथ एक अलग से फोटो होनी चाहिए। तो मैं क्या, और बड़ी बात है। फिर वो मेरे को अलग लेके तो मेरे साथ फोटो खींची। मैं क्या, अब अंकल के साथ खींच ली है तो आंटी नाराज हो जाएगी, आंटी के साथ तो मैंने बड़ी खिंचाई है। मैं क्या, नहीं, वो मेरे साथ आंटी को खड़े करके तो वो एक फोटो। तो कहते वो भी फिर उनके साथ भी, आइए आंटी आइए, मैं मोहब्बत के घर में आया हूं तो मैं नफरत नहीं फैलाना चाहता, इतनी बात करके हंसी खुशी में। और थोड़ा सा झुक, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मेरे को कोई अदब अदाब किया, लेकिन मेरे को झुक के जैसे आशीर्वाद देते हैं, तो वो अंकल बहुत अच्छा लगा ये कह के वो उसी वक्त वो चले गए। और फिर 2-2.5 घंटे का अपने कंटेनर से जब निकल के आए, तो मेरे सारे अड़ोस पड़ोस के सारे लेडीज, क्योंकि सबका जीना दूभर हो चुका था, आना जाना बंद था, वो कहते आपके घर में तो आ गए, तो हम तो देखना ही चाहते हैं। तो फिर मैंने उनकी लाइन लगवा के गेट के बाहर, मोहब्बत के घर के बाहर तो लगवा दी। जब वो निकले तो स्पेशली उन्होंने गाड़ी रोकी, ड्राइवर वाला शीशा उतरवाया नीचे, और ऐसे हाथ हिला के मोहब्बत के घर को सलाम करके फिर आगे चले। तो दिस वाज, लेकिन मेरे लिए ये ड्रीम कम ट्रू कहते हैं जिसको, वो है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आप हैं इतने अच्छे ना कि आपके पास चाहे शायर हो, कवि हो, लेखक हो, नेता हो, आप चुंबक की तरह हैं। तो आदमी वैसे ही आपसे मोहब्बत में, आपके प्यार में आ ही जाता है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी इस प्यार वाले घर में मैंने बहुत बढ़िया लजीज खाना खाया, रुका, आपके स्कूल गया, स्कूल में आपने मेरा लेक्चर हमारे कराया। टीचर भी आपको याद करते हैं बच्चे, बहुत और बहुत अच्छा स्कूल, आपने बहुत अच्छा बनाया है वो। फिर और ये भी हुआ शाम को भी वो कोरल हमारे जो होटल है वहां पे भी आना चाहते थे, लेकिन वो अच्छा, लेट हो गए, तो फिर मेरे वहां पे भी हो वहाँ चुका था। संजय राउत रुके थे ना शायद उस होटल में, संजय संजय राउत। राउत भी रुके थे, मणिशंकर अय्यर भी वहीं रुके थे, और मेरी उनके मणिशंकर साथ अय्यर तो बाद में, मणिशंकर अय्यर से तो आपसे बता रहे थे, आप काफ़ी गुफ्तगू भी होती रही थी ना आपकी बड़ी तो। देर। ऐसा है ना, जब मेरे पास कोई बैठता है, जैसे आपसे गुफ्तगू हुई, हाँ, वैसे ही जयराम रमेश जी से बात हुई, तो उन्होंने एक सवाल किया मेरे से पहले ही, हुँ, भाई भैया ये पठानकोट का नाम पठानकोट क्यों है? हुँ, तो मैंने उनको पठानकोट की हिस्ट्री बताई भी। पठानकोट का ओरिजिनल नाम प्रतिष्ठान था, प्रतिष्ठान से बदलता हुआ पैठान हुआ, और पैठान से पठान बना, और फिर वहां पे किला था तो उसका फिर पठानकोट कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह कहता पठान नहीं थे रहते। मैं क्या, पठानों का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो ताल्लुक नहीं कहते है। ये सोचते थे कि पठानकोट का नाम। तो खैर काफी देर उनके साथ, जयराम रमेश के साथ ये मेरी बातचीत हुई, कम से कम 1 घंटे उसके की। बाद भी दिल्ली के लोगों ने फिर आपसे कॉन्टैक्ट किया, मतलब शायद राहुल जी एक सिलसिला आपसे बनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। मैं दिनेश जी, आखिर में बस एक सुंदर सा शेर और सुना दीजिए मेरे दर्शकों को, फिर हम मेरा लोग तो विदा। ऐसा है ना, मैंने तो 2-3 शेर ऐसे दिमाग में आ गए उस वक्त, क्योंकि नफरत और प्यार के बीच में एक बड़ा महीन सा वो है। वो कहते हैं हमारे एंटोमोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता था भी, हाइमन ऑप्टरा एक होता है, हाइमन मतलब एक छोटा सा पर्दा है, इस तरफ मोहब्बत है और इस तरफ जरा सा पर्दा टूटता है तो नफरत इस तरफ ऐसे बढ़ जाती है। ऐसे आती है, तो बिल्कुल ठीक बात। उसके लिए एक मेरे पास एक कृष्ण बिहारी नूर आपके लखनऊ के ही थे। हाँ, हाँ, कृष्ण बिहारी नूर बड़े अच्छे शायर थे, तो बहुत अच्छे उनका शायर एक हैं। शेर मेरे को शेर याद आता है कि क्यों ना सारे मसले इस रोशनी में हल करें, क्यों ना सारे मसले इस रोशनी में हल करें, तुम भी जिम्मेदार हो और हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अब हाथों के अपने सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं, यार, और मंजिलें आवाज देंगी तुम बढ़ाओ तो कदम, बेगरज हो दोस्ती तो रास्ते हमवार हैं। बहुत तो अच्छा, बहुत ये एक इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ एक शेर है, प्यार का बिल्कुल। संदेश लेकर जा रहे हैं मोहब्बत का, और उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है। मैं बहुत कह सही। सकता हूँ कि ये हमारा जो मेन मीडिया इसको नहीं दिखा रहा, ना दिखाए, लेकिन ये अवश्य है कि जो देखने वाले हैं वो उनको सब समझ आ रहा है, सब लोगों के बीच में जा रहा है, और हर बात जो है वो उनका बशीर बदर का एक शेर है कि मैं तो दरिया हूं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, वाला में इस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, और ये रास्ता बन। चलते हैं। अब ये चाहे देखिए, मेरा अपना ख्याल है
कि जब ये शोर मचा रहे हैं भी कश्मीर में जाने नहीं देंगे, वो कहीं भी ना जाने दें, चाहे उनको लिफ्ट करके वहां ले जाए, चाहे बस में लेके जाए, पैदल लेके जाए, चाहे जहाज के अंदर लेके जाए, और चाहे किस तरह मर्जी पैदल जाए। अब राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। हाँ जी, कोई देखिए आप दिनेश जी, प्यार की आवाज जो है वो रुकती नहीं है। और मैं तो इस बात से बड़ा हैरान था कि आप जैसा एक बड़ा भाई मेरे लिए पठानकोट में मिले, और मुझे वो दिन भी नहीं भूलता, मैं और आप उस नदी के किनारे रेस्टोरेंट में बैठ के रात में खाना खा रहे थे। सरदार इधर 3 चक्कर लगाए, आपको रुके, आपको पहचान क्या, तो देखिए तो ना मुझे वहां आपको रुक के पठानकोट में हम खाना खा रहे हैं, अंधेरा भी था, ज्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन वो हिमाचल के किसी जगह से आया था, निकल रहा था, उसने मुझे वहां पे कौन सा शायद है, तो कौन सा ये शायद मेरे को याद है। कौंटा साहब के बताइए। तो ये प्यार की भाषा मैं लखनऊ में बैठ के बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग पठानकोट में सुन रहे हैं, वो पोंटा साहब को पहचान रहे हैं, वो अंधेरे में पहचान ले रहे हैं संजय। तो ये बहुत प्यार की आवाज बहुत दूर तक जाती है, नफरत से कहीं ज्यादा जाती है। तो आपको साधुवाद कह दूं या कहूं सल्यूट कहूं, अरे तो शुक्रिया, आपका आशीर्वाद बना रहे, इतना बहुत है, शुक्रिया शुक्रिया बहुत दिनेश अच्छा जी। लगा मेरे लिए। आपको फिर से मैं कहूंगा कि मेरे लिए ये जिंदगी भर की, देखिए मेरा एक, मैं लोगों को ये कहता हूं सबको, कि कांग्रेस की वजह से मेरे को इन्होंने हुडको का डायरेक्टर रखा, तो हाँ कांग्रेस तो की वजह से। और आज मैं लोगों को कहता हूं, मैं कहा यार तुम रूठ जाते हो और इधर चल जाते हो, जो मिलना है वो मिलके रहना है, तो सही और है, जो चीज आपकी आप षड्यंत्र ना करो किसी के अगेंस्ट, कांग्रेस को पार्टी के तौर पे आप उसके साथ चलो। तो शुक्रिया मेरा दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी, आपने मेरे को इतना समय दिया इस चैनल का, और मैं इस चैनल के आपके सभी श्रोताओं को और आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनका सभी का थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट। तो ये थे दिनेश महाजन जी, जिनके घर राहुल गांधी रुके थे, आए थे, और बहुत अच्छी सी उन्होंने बातें बताई, और भी सिलसिला भी जारी रखेंगे। तो ये थे दिनेश महाजन जी, आपको यकीन हुआ होगा कि कितना बेहतरीन इंसान, कितने बेहतरीन शख्स। तो राहुल गांधी भी इनसे मिलकर खुश हुए, जैसा बता रहे हैं सारी बातचीत। तो मुझे भी बहुत खुश हुआ, और ऐसे जीवंत लोगों से फेसबुक पे जाइए, दिनेश महाजन जी भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत लिखते रहते हैं, और ऐसे लोग हैं जो समाज में, देश में प्यार का संदेशा फैलाते रहते हैं, खुशबू बांटते रहते हैं प्यार की। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, जिससे दिनेश महाजन जी तक आपके संदेशे पहुँचे। देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4 PM गुजरात। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।